नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आज कई अहम खबरें हैं। राजनीतिक खबरें भी हैं और देश को थोड़ा चिंता में डालने वाली खबरें भी हैं। हिंसा की खबरें आ रही हैं। गुरुग्राम में आपने ये भी देखा कैसे चलती ट्रेन में आरपीएफ के एक जवान ने अपने एक साथी पुलिस वाले की और 3 और यात्रियों की हत्या कर दी। इसको लेकर के भी जबरदस्त बवाल हो रहा है। आप देख रहे हैं तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नेता भी इसमें कूद पड़े हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय आज अपने मेहमानों से करा दूं, उसके बाद हम इस वक्त की बड़ी खबर पर आपको लेकर के चलेंगे। रोज की तरह प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। और आज एक नए मेहमान कहानी कुर्सी की में शिरकत कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी साहब। जावेद साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। पहले जरा एक राजनीतिक खबर की बात करेंगे और इस खबर को लेकर के लोगों के बीच में बड़ी उत्सुकता और कौतूहल है। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और आज उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन यह कार्यक्रम इस वजह से उतनी चर्चा में नहीं है कि प्रधानमंत्री को अवार्ड मिला। वजह है इस कार्यक्रम में शरद पवार का मौजूद होना। प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार एक साथ एक मंच पर नजर आए। देखिए, सुशील कुमार शिंदे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो भी यहां पर थे। और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, दोनों मुख्यमंत्री, वो भी इसमें मौजूद थे। अब इस कार्यक्रम की वजह से जो महाविकास आघाड़ी है और जो ताजा बना ऑपोजिशन अलायंस इंडिया है, उसमें हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव खुलकर शरद पवार को कार्यक्रम में न जाने की नसीहत दे रहे थे, लेकिन शरद पवार ने उनकी बात नहीं मानी। शरद पवार ने यह कहा कि उनका इस कार्यक्रम में जाना 3 महीने पहले से तय था। बहरहाल, उनका इस प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना किसी नए सियासी गठजोड़ की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है और यही वजह है कि पूरे देश में इसको लेकर सियासत इस वक्त बहुत ज्यादा उफान पर है। हम आगे बात करें उससे पहले जरा इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने क्या बातें कही हैं, सुनते हैं जरा। मैं उन बातों को भी याद कर रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम के समय वो करीब 1.5 महीने अहमदाबाद साबरमती जेल में रहे थे। इसके बाद 1916 में तिलक जी अहमदाबाद आए और आपको जानकर के खुशी होगी, उस समय जब अंग्रेजों की पूरी तरह जुल्म चलते थे, अहमदाबाद में तिलक जी के स्वागत में और उनको सुनने के लिए उस जमाने में 40,000 से ज्यादा लोग उनका स्वागत करने के लिए आए थे। और खुशी की बात यह है कि उनको सुनने के लिए उस समय ऑडियंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। उनके भाषण ने सरदार साहब के मन में एक अलग ही छाप छोड़ी। बाद में सरदार पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के प्रेसिडेंट बने, म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बने। और आप देखिए उस समय के व्यक्तित्व की सोच कैसी होती थी। उन्होंने अहमदाबाद में तिलक जी की मूर्ति लगाने का फैसला किया। अब जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। इसको लेकर के अभी तक का रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं। अभी तक ये पता चला है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से शरद पवार साहब को यह मैसेज भिजवाया था कि आपका इस कार्यक्रम में जाना ठीक नहीं रहेगा, मैसेज गलत जाएगा। आपकी पार्टी में अभी उनका आरोप है तोड़ी है इसी बीजेपी ने, और आप उस मंच पर जाएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे और अभी अलायंस हमारा बना है, आप उसके एक महत्वपूर्ण घटक हैं, आपको मंच पर नहीं जाना चाहिए। शरद पवार ने कहा लेकिन ये पुराना कार्यक्रम है, पहले से तय है, मैं मना करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी लेकिन अपने पूर्व मुख्यमंत्री को, सुशील कुमार शिंदे को जाने से नहीं रोक पाई। दूसरा सामना, जो कि शिवसेना, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला जो शिवसेना का गुट है, उसका मुखपत्र है सामना, उसमें आज एक लेख लिखा है, एडिटोरियल लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि ये पुरस्कार मोदी जी को मिल रहा है। पुरस्कार देने में कोई गलत बात नहीं है। मोदी जी ने देश में राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत की है, तो पुरस्कार उन्हें मिले, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जो पुरस्कार देने वाली जो अब संस्था है, जो लोकमान्य ट्रस्ट जो है, उन्होंने कहा कि वो जिन हाथों में है, लोकमान्य साहब का जो परिवार है तिलक साहब का, वो अब भाजपा ही हो चला है, तो इसलिए वो मोदी जी को बुला रहे हैं, इसमें गलती नहीं है। लेकिन शरद पवार अगर ना जाते तो अच्छा होता। शरद पवार की पार्टी टूटी है, उसका भी उसमें उल्लेख किया गया है।
यह भी उसमें कहा गया है कि इंडिया अलायंस का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा शरद पवार साहब हैं और अगर वो वहां ना जाकर यह संदेश देते कि मैं प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में एक मंच पर नहीं आ सकता, तो एक बड़ा अच्छा संदेश जाता और इससे मान प्रतिष्ठा बढ़ती शरद पवार की। हालांकि वो चले गए हैं, अब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, इससे आगे आज जावेद साहब आपसे शुरुआत करते हैं कहानी कुर्सी की। कहानी है क्या? कहानी बस इतनी है कि 3 महीने पहले का इन्विटेशन पवार साहब की तरफ से भी गया हुआ था या उनको चीफ गेस्ट बनना था तो मना नहीं कर पाए, या वो भी चाहते ही थे कि जाएं? देखिए, ऑब्वियसली वो चाहते थे कि जाएं, अदरवाइज उनको कौन कोई ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री या कोई भी पकड़ के तो नहीं ले गया। ये आजकल का जो पॉलिटिकल वातावरण है और जो अब पॉलिटिकल मैनरिज्म हो गए, उसमें ये सब चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन पहले तो ये होता था एक दूसरे के कार्यक्रम में, और ये कोई भाजपा का तो कार्यक्रम नहीं था ना, ये भाजपा का या आरएसएस का, ये तो लोकमान्य तिलक जी को के ऑनर में ये प्रोग्राम था, उसमें वो गए। और अगर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति थी तो शरद पवार को रोकने से पहले तो उनको सुशील कुमार शिंदे को रोकना चाहिए था ना, तो सुशील कुमार शिंदे को तो रोक नहीं पाए, वो सब लोग गए। शरद पवार जी का कहना ये है कि भाई मैं कोई उनका मोदी जी का हाथ चूम के भाजपा थोड़ी जा रहा हूँ, अगर मुझे जाना होता तो मैं ये फंक्शन में जा रहा होता क्या? हमें तो अगर करना वो होता तो ये फंक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी आधी पार्टी जा चुकी है, भतीजा चला गया, प्रफुल्ल पटेल जो उनके दाहिने हाथ थे वो चले गए, तो जा सकते। ये एक साधारण सा एक फंक्शन है, हम उसमें जा रहे हैं। हमारी जो राजनीतिक पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ हैं जहाँ हैं वो जग जाहिर है। इससे आगे इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब आपके नहीं, मुझे नहीं लगता कि देखिए अगर शरद पवार जी को जाना होता तो इतना बड़ा जाल क्यों बुनते हैं? वो आराम से चले जाते, पूरी पार्टी लेकर चले गए होते। शरद पवार जी अगर जाना, उनको तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब नई सरकार बनी थी 2019 में, तो खुद उनसे 1-to-1 मीटिंग में कहा था कि भाई हम लोगों को पॉलिटिकली साथ काम करना चाहिए, और सुप्रिया तो बहुत अच्छी पार्लियामेंटेरियन है, इसको हम चाहते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में आ जाए, तो उस वक्त नहीं गए। तो अब क्यों नहीं जाते? शरद पवार जी हम लोगों को ये बता चुके हैं, मैं इस बात का कि उनको 2014 में भी उनकी पार्टी के बहुत से नेता जाना चाहते थे, जिसमें प्रफुल्ल पटेल थे और भी सीनियर लेते, तो उन्होंने अजीत पवार का तो नाम नहीं लिया। इससे हमारी 2-3 दिन तक इस पर मंथन चली। एंड में मैंने उनसे ये कहा कि भाई आपको जाना है तो आप चले जाइए, हम नहीं जाएंगे। हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और नेशनल इशूज़ पे हम उनका सहयोग भी कर सकते हैं, हम वो, लेकिन पॉलिटिकली हमारे उनके रास्ते जुदा जुदा हैं और वो नहीं हो सकता। एक खबर इस वक्त आ रही है, जरा उसका भी रुख कर लेते हैं, फिर आगे इस पर बात करेंगे। बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने इसको लेकर जितनी भी याचिकाएं आई थी उनको रद्द कर दिया है। जातीय जनगणना पर रोक की सारी अर्जियां मतलब उन्होंने खारिज कर दी हैं और अब बिहार में जातिगत जनगणना होगी। आपको बता दें, पहले कोर्ट के ही कहने पर जातिगत जनगणना पर बिहार में रोक लगा दी गई थी। नीतीश कुमार की सरकार कास्ट सेंसस कराना चाहती थी, जातिगत जनगणना की शुरुआत करा दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट में बीजेपी इस मामले को लेकर के गई थी, फिर इस पर रोक लग गई थी और अब हाईकोर्ट से ही यह खबर आई है कि सारी रोक हटा ली गई हैं और सारी अर्जियां जो हैं वो खारिज कर दी गई हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए एक किस्म से ये जीत है उनकी, और देश भर में अब तो राहुल गांधी भी बात करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो विपक्ष के लिए एक आप कह सकते हैं एक फ्लिप पॉइंट है, एक उनको इससे बढ़ावा मिलेगा, हौसला मिलेगा इस खबर से। प्रदीप जी, पहले इसी खबर पर आपका रिएक्शन। हाईकोर्ट ही पहले मना करता है, हाईकोर्ट ही उसके बाद फिर रोक हटा देता है। थोड़ा सा आश्चर्यजनक इसलिए है कि हाईकोर्ट ने उस समय जो तर्क दिया था, उन्होंने कहा कि जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सरकारों के पास वो अधिकार नहीं है, तो आप जनगणना नहीं कर सकते। वैसे भी माना जाता है जो स्टेट्स करते हैं वो सर्वे होता है, वो सेंसस नहीं होता है। फिर भी हाईकोर्ट ने इसकी इजाज़त दी है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार और पूरे विपक्ष का इससे हौसला बढ़ेगा। बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है विपक्ष जातीय जनगणना को, इसलिए और भी ज़्यादा। अब चूंकि अदालत की एक तरह से मंजूरी मिल गई है तो उससे भी उनका हौसला बढ़ेगा। लेकिन अब अगर दूरगामी दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, तो ये मुद्दा चुनाव में चलने वाला नहीं है। ये एक तरह से मंडल 2 खड़ा करने की कोशिश, नीतीश कुमार की कोशिश होगी। मुझे नहीं पता कितना प्रैक्टिकली हो सकता है, लेकिन कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराएं और डेटा रख दें चुनाव से पहले जनता के सामने। नहीं, आप ये देखिए ना कि गणना किसकी हो रही है, सिर्फ पिछड़ा वर्ग की। इससे दलितों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इससे आदिवासियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इससे सवर्णों पर असर नहीं पड़ने वाला, अलग अलग धर्म के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये केवल पिछड़ों की गणना है और उस गणना में
अति पिछड़ों की संख्या ज्यादा है ये पहले से मालूम है, केवल ये होगा कि वो क्वांटम पता चल जाएगा कितनी ज्यादा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, जिसको वो अपना मेन वोट मानते हैं, वो समस्या वही है। मंडल फेल क्यों हुआ? क्योंकि मंडल की जो जातियां थी, जो सबसे ताकतवर जातियां थी, उन्होंने पूरे जो मंडल की क्रीम थी, जो मलाई थी, उसको खुद जो है वो चट कर गए। जो अति पिछड़ा है उसको कुछ मिला नहीं। आज बीजेपी के साथ अति पिछड़ा वर्ग है तो उसका बड़ा कारण ये है। अगर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने या बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अति पिछड़ों के बारे में भी सोचा होता तो आज ये स्थिति ना होती। तो इसलिए उनके लिए मुझे लगता है ज्यादा खतरा है इस जातीय जनगणना। इससे जो डोमिनेंट ओबीसी है उसका भी पता चलेगा, और अति पिछड़ा का भी पता चलेगा। और ये डिमांड और ज्यादा होगी कि जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है उसके अंदर अति पिछड़ों का अलग आरक्षण हो। इससे नुकसान जो दबंग जातियां या प्रभावी जातियां, बड़ी जातियां संख्या की दृष्टि से पिछड़ा वर्ग में, उनका नुकसान ज्यादा होने वाला है। तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए ये कोई चुनावी दृष्टि से अगर आप देखें तो कोई बड़ी सफलता या बड़ी उनके लिए कामयाबी नहीं होने। हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा प्रदीप जी ने जो कहा उसको और विस्तार देता हूं। ये जो नेता हैं ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि एक सेंसस आए, एक जनगणना आए जिसमें ये बताया जाए कि देखिए सवर्ण बहुत कम है देश में, वो नगण्य है। अब उसके बाद कौन आएगा? वो पिछड़ा वर्ग, जिसको आप ओबीसी कह लीजिए, अदर कह लीजिए, और दूसरे अति पिछड़ा कह लीजिए, एमबीसी कह लीजिए, मोस्ट बैकवर्ड जो नीतीश जी लेकर आए। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिए तो जिसका भी आर्थिक आधार बेहतर होता गया उसके बच्चे कम होते हैं। ये कोई कहने की बात नहीं। मुसलमानों में भी जो बेहतर होते जाते हैं, बार बार कहा जाता है कि मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो शहर में दो अगल बगल मुसलमान और हिंदू रह रहे हैं उनके बच्चे अलग हैं, उनके भी एक एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। ऐसे ही सवर्णों की जनसंख्या घटी है, लेकिन जो पिछड़ी जातियों में बेहतर हुए, यादव है, कुर्मी है, उनके भी बच्चे कम हुए। तो नंबर एक तो ये बात है। दूसरा, जब हम पिछड़ी जाति कहते हैं तो बहुत बड़ी संख्या है, वो इतनी बड़ी संख्या है कि हर साल उसमें से एक बड़ा वर्ग कहता है कि हम पिछड़े से दलित हो जाएं, और एक वर्ग कहता है कि हमको पिछड़ी में शामिल कर लो। यानी ऐसी जातियां हैं। उन सारी जातियों की जब जनगणना हो जाएगी तो ये जो अभी सारी की सारी लड़ाई शुरू होती है कि लालू जी की पार्टी के पास पिछड़ों का वोट, तो यादवों की संख्या क्या है वो एक बार में क्लियर हो जाएगी। क्या उनसे भी बड़ी कोई जाति निकल कर आ जाएगी समूह के आधार पर? तो मुझे लगता है कि एक तरह से कहें कि उन्होंने उबला आलू गले में डाल लिया है। अब वो ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा, क्योंकि जनसंख्या अगर जनगणना नहीं होगी तो उनके सर पे आ गए, और कहीं जनगणना हो गई और वहां यादव सबसे बड़े नहीं रह गए तो फिर मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये तो कोई जानता नहीं किसी की जनसंख्या आप न तो तय कर सकते हैं न सीमित कर सकते हो, तो अपने आप बढ़ती है घटती है। तो मुझे लगता है कि ये संकट अभी आने वाला है। और वहां तो उन्होंने जिस तरह की जातियों का चिन्हीकरण, एक ही दिन मैंने वो सूची देखी थी और वो सूची देख के मेरे दिमाग के तार तंतु हिल गए कि इतनी अगर जातियां सामने आ जाएंगी तो किसी के लिए भी राजनीति करना बहुत मुश्किल होगा। अभी तो एक मुकेश सहनी खड़ा हुआ है वीआईपी वाला, ऐसे कई मुकेश सहनी खड़े। मतलब सरल भाई, उदाहरण के तौर पर अब ये जनगणना होगी तो कितने यादव हैं बिहार में ये भी पता चल जाएगा, और जहां से जीतनराम मांझी आते हैं, मुसाहार जो है बहुत अति पिछड़े में जो आती है, उसका भी पता चल जाएगा। नहीं, दलित में आते हैं, वो दलित में आती है। हाँ, तो ईबीसी ओबीसी जितनी है वो भी पता चल जाएगा। तो अब क्या चुनौती क्या होगी नीतीश कुमार के लिए? क्या मांग उठेगी? वही कह रहे हैं, मांग ये उठेगी कि पिछड़ा वर्ग का जो 27% का आरक्षण है, उस आरक्षण में अति पिछड़ों का अलग कोटा हो, उनको उसका आरक्षण का लाभ मिले। अभी क्या है कि जो पिछड़ों में प्रभावशाली जातियां हैं, आरक्षण का सारा लाभ वो ले जाती ठीक है, अति पिछड़ों को नहीं मिलता है। तो अलग कोटा हो जाएगा तो वो कम से कम उसमें उनको उसका फायदा होगा। तो कुल मिलाकर मंडल 2 की जो राजनीति बनाने की है, वो मुझे नहीं लगता कि वो हांडी फिर से चढ़ने वाली है। चलिए एक बार फिर जो पुणे में कार्यक्रम चल रहा है उस पर चलते हैं, उस खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर आज शरद पवार साहब के साथ दिखाई दिए। जावेद साहब ने कहा कि इसमें इससे ज्यादा पढ़ने की बात नहीं है, इसको शिष्टाचार समझिए, या एक मंच पर अगर दो राजनीतिक विरोधी आ भी गए तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस को और शिवसेना को, दोनों को यह बात अखर रही है। जाहिर है उनको लगता है कि स्टेज पर अगर शरद पवार मना कर देते इस कार्यक्रम में जाने से तो बेहतर संदेश होता, कम से कम ये इंडिया अलायंस के लिए। नहीं, जावेद भाई ने जो बात कही मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, इन लोगों ने वो राजनीति देखी नहीं है। जब राजनीतिक विरोध, राजनीतिक जो है झगड़े एक जगह, निजी संबंध अलग होते थे।
उसमें मतलब अगर इस तरह का कोई गैर राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जो है भेदभाव नहीं होता था। ये इसलिए नहीं कि हम आपके, अब तो हालत ये है कि दो अलग अलग पार्टियों के लोग एक कहीं दिख जाए, फोटो आ जाए तो ये होता है क्या हो रहा है। एक किस्सा बहुत पुराना आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का, एक ही पार्टी का गोविंद वल्लभ पंत जो है मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, रफी अहमद किदवई केंद्र में मंत्री थे। दोनों में पड़ती नहीं थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। रफी अहमद किदवई रोज कह रहे हैं, हर शुक्रवार को लखनऊ मेल से जाते थे, लखनऊ स्टेशन से सीधे पंत जी के घर जाते थे और उनकी पत्नी से कहते थे जल्दी से नाश्ता कराइए, इनके खिलाफ पॉलिटिक्स करने जाना है और उनके खिलाफ गुटबाजी करते थे, वहां उन्हीं के घर में रहते थे। तो इस तरह का भी जो है माहौल था, इसी तरह का बल्कि माहौल था कि पार्टी का विरोध है, विचारधारा का विरोध है, वो अपनी जगह पे है, निजी संबंध अपनी जगह। तो उसी ट्रेडिशन के नेता हैं शरद पवार। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर शरद पवार को बीजेपी के साथ जाना होगा तो इस कार्यक्रम में जाने की जरूरत नहीं है उनको। इसके जरिए थोड़े संदेश देंगे कि मोदी से वहां थोड़े खड़े होकर कान में कहेंगे कि हमको ले लीजिए पार्टी में। भाई अगर उनको बीजेपी में जाना होगा तो कौन रोक रहा है उनको। और उनके जो भतीजे प्रफुल्ल पटेल ये लोग गए, ये तो जा के पैर छू के कह रहे हैं आ जाइए साथ में, तो उनको आना होता तो आ ही जाते। तो इसलिए जो है ये इस तरह का अंदाजा लगाना, दरअसल इससे फायदा बीजेपी का हो रहा है। आप शरद पवार को संदिग्ध बना रहे हैं कि जो विपक्षी खेमा है, एक क्लैरिफिकेशन, शरद पवार को विरोधी खेमा संदिग्ध बना रहा है या शरद पवार संदिग्ध हैं? नहीं, देखिए जिस तरह से वो स्टैंड बदलते रहे हैं उसके आधार पर आप कह सकते हैं संदिग्ध हैं। लेकिन आप ये बार बार करके, जैसे ऑल पार्टी डेलीगेशन उनसे मिलने जा रहा था, मिलने से मना कर दिया। फिर कांग्रेस के नेताओं ने समय मांगा, देने से मना कर दिया। उनका हमको कार्यक्रम में जाना है, हम जाएंगे। तो वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन आप जब इसको बड़ा इशू बना रहे हैं, एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया आपने, तो इसका मतलब आप शरद पवार की जो लॉयल्टी है उस पर संदेह कर रहे हैं कि इससे गलत संदेश जाएगा। आप क्यों गलत संदेश दे रहे हैं? आप क्यों मोदी से मिल रहे हैं? मोदी से कोई मिले इसका ये मतलब नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, हर पार्टी के लोग मिल सकते हैं, मिलते ही हैं। जो पार्टियां समर्थन नहीं करती हैं उनके नेता भी मिलते हैं। तो इसमें कौन सी बुराई है कि अगर कोई ऐसा गैर राजनीतिक कार्यक्रम है उसमें दो अलग अलग दलों के या दो अलग विचारधारा के नेता एक साथ मौजूद हैं। सामना में ये भी लिखा है, एक तो प्रधानमंत्री को तो उलाहना दिया ही जा रहा है कि इन्हीं को आप 2 दिन पहले तक जो है बहुत भ्रष्टाचारी, महाभ्रष्टाचारी बता रहे थे, फिर उन्हीं की पार्टी को आपने सरकार में शामिल भी कर लिया। और शरद पवार साहब के लिए भी कहा है कि भाई आपके लिए ही कहा था ना ये सब जो कुछ कहा था, उसके बाद भी आप जा रहे हैं। देखिए प्रदीप जी और जावेद भाई ने कह दिया, आप दोनों लोग हमसे बहुत वरिष्ठ हैं और जो आपने बात कही है मैं उसको आज के संदर्भ में बताता हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि पहले ये राजनीति होती थी, पहले नहीं होती थी भाई। आज भी नरेंद्र मोदी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज भी नरेंद्र मोदी जब गुलाम नबी आज़ाद से मिलते थे, अभी डीपीएपी वाले गुलाम नबी आज़ाद नहीं, कांग्रेस के राज्यसभा में नेता वाले गुलाम नबी आज़ाद की बात कर रहा हूँ। और जो लोकसभा के सभागार में कार्यक्रम हुआ था उसको सुनना चाहिए, जो हरिवंश जी की पुस्तक का लोकार्पण था। दोनों लोग जिस तरह से मिल रहे थे और जिस तरह के किस्से मंच पर थे, उस कार्यक्रम में जो व्यक्ति था उसको सबको लग रहा था कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए। जब नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक कार्यक्रम में इटावा सफाई चले गए तो भी सबने कहा कि हाँ ऐसे होना चाहिए। अगर लालू यादव जेल नहीं चले गए होते तो शायद लालू यादव के साथ भी नरेंद्र मोदी के ऐसे रिश्ते होते। इसी सरकार ने पद्म विभूषण दिया है शरद पवार को, आज नहीं दिया, पहले दे दिया। और तब दिया जब शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ही राजनीति कर रहे हैं। और मैं ये एकदम मानता हूं कि ये राजनीति तो होनी ही चाहिए भाई। अगर इस संबंधों की राजनीति में कोई कल को किसी को अपने पक्ष में कर ले या कोई किसी का लाभ ले ले, राजनीति कर ले तो ठीक है। और ये सच है कि किसी को राजनीति में पाला बदलने के लिए किसी कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती। ये जो कार्यक्रम है ये तो बड़ा कार्यक्रम है, लोकमान्य तिलक का नाम लगा हुआ है और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि मोदी जी जा रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पे तो खतरा नहीं है। ये 2024 के पहले जो INDIA अलायंस है उसके बीच के संदेह को दिखाता है। और आपने जब कहा ना कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री को जाने से नहीं रोक पाई, तो मुझे तो सुनाई दिया कि जाने से नहीं रोक पाई मतलब पार्टी में जाने से नहीं रोक पाई, कहीं सुशील सिंह भाजपा ने ज्वाइन कर ले। तो मतलब आप समझिए किस तरह का माहौल है।
और वो माहौल तब बनता है जब कोई एक नेता अपनी राजनीति को स्थापित कर लेता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये शायद अगर यूपीए की सरकार में पॉलिटिकल वेंडेटा, पर्सनल वेंडेटा न बना होता नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के भी रिश्ते रहते, लेकिन वो नहीं बन पाए। इसके अलावा तो मोदी ने कोई भी सार्वजनिक तौर पर कोई भी पॉलिटिकल रिश्ता निभाने का कोई कसर आपने कहा कि ये सारी बातें, चर्चाएं इंडिया अलायंस के भीतर जो संदेह है एक दूसरे पर, उसको जाहिर करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।